हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज आधार जैन एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो सेशन आज हमारा होने वाला है वो है मिसलेनियस लॉ पर। और उसमें भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है आज हम कवर करने वाले इस सेशन में। वैसे अगर हम बात करें जो मिसलेनियस लॉज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। आप क्लैट के लिए देखो, स्लैट के लिए, एलिट के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते हैं। इवन अगर हम बात करें क्लैट की तो प्रीवियस ईयर ही जो है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर क्वेश्चंस आए थे, एक पूरा का पूरा पैसेज आपका आया था, राइट। सो आईपीआर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ भी नहीं जाना है, बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए कि आईपीआर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पासिंग ऑफ क्या है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, है ना, कितनी रेमेडीज होती हैं, ये सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर कन्वेंशंस को लेकर भी ऊपर ऊपर पता होना चाहिए। स्लैट एलेट में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ऑलराइट, सो क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो पहला तो हम देखेंगे व्हाट इज आईपीआर, आईपीआर है क्या, कितने टाइप के आईपीआर होते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस की मैं आपको एंड में एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा कि कौन सा कन्वेंशन कहाँ हुआ था या किससे रिलेट करता है। हो सकता है मे बी वन लाइनर टाइप का कहीं कोई क्वेश्चन कभी कहीं कुछ बना तो बन सकता है। एंड लास्टली आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम जो है डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं, राइट। सो पहला अगर हम बात करें तो ये समझते हैं आईपीआर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। अच्छा, आपने सुना होगा जैसे हम लेट्स से एक लैंड खरीदते हैं, है ना, तो लैंड को हम टच कर सकते हैं, है ना, उसे हम एक टेंजिबल एसेट कहते हैं विच कैन बी सीन एंड टच। आईपीआर जो है ना, ये इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। अगर मैंने कॉपीराइट ले लिया है तो आई कैन नॉट टच, या ट्रेडमार्क या पेटेंट हम टच नहीं कर सकते, बट ये असेट्स हैं हमारे, राइट। सो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि जितने भी आपके इन्वेंटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, ये इनको राइट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट्स से मैं 10 साल से लगा हुआ हूं लैपटॉप बनाने में, है ना। लेट्स से कि अभी इससे पहले कभी लैपटॉप है ही नहीं दुनिया में। मैं 10 साल से लगाऊं कि ऐसा कुछ बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। समहाउ 10 साल तक मैं मेहनत करता रहा एंड फाइनली आई अचीव्ड कि यार हाँ लैपटॉप बन गया है, इट्स वर्किंग। अब मैं चाहता हूं इस चीज को लेकर पेटेंट। तो 10 साल तक जो मैंने मेहनत की, और अगर लेट्स से मैंने मार्केट में ये लेकर आ गया, तो आपने सुना होगा एक टर्म यूज करते हैं कई बार जब पैसेज आता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। कोई भी इस लैपटॉप को खोलेगा, देखेगा कैसे कैसे क्या इक्विपमेंट्स, क्या पार्ट्स, क्या क्या लगाया हुआ है, एंड वापस उसको असेंबल कर देगा। तो मेरी जो 20 साल की मेहनत थी, कोई किसी ने शायद साल भर, 1 महीने, 2 महीने में उसको गया वेस्ट। तो इसके लिए इस चीज को ऐसा कोई ना कर पाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको राइट्स दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल, आपके जो इंटेलेक्ट, आपके जो ब्रेन ने सोचा समझा और उसको कन्वर्ट किया, एक्सप्रेस किया, उसके लिए आपके जो माइंड के क्रिएशन है, उसको जो हम यहां पर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कह रहे हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो ये एक लीगल प्रिविलेज है, एक राइट है जो ग्रांट किया जाता है इन्वेंटर्स को, क्रिएटर्स को, जैसे हम कॉपीराइट्स की बात करते हैं, है ना, किसी ने म्यूजिक बनाया वगैरह वगैरह। एंड बिजनेसेस को, जैसे ट्रेडमार्क वगैरह हो गया, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, है ना, इनके जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, इनको लेकर ट्रेडमार्क मिलता है। सो इनको प्रोटेक्ट करता है देयर क्रिएशन ऑफ द माइंड, जो इनके माइंड के क्रिएशन है, जैसे कि मैंने लैपटॉप वाला एग्जांपल लिया, तो उसको प्रोटेक्ट करता है कि अब जो आपने ये लैपटॉप बनाया, 20 साल की मेहनत, और पेटेंट जनरली आपका होता भी 20 साल के लिए वैलिड है। मतलब कि अब ये लैपटॉप सिर्फ मैं ही प्रोड्यूस कर सकता हूं, कोई और इसको मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, करेगा इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा, वॉयलेशन कहलाएगा। आई कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, राइट। सो ये यहां पर बात होती है। आगे बढ़ते हैं। सो दीज राइट्स अलाउ करते हैं क्रिएटर को कि वो कंट्रोल कर सकते हैं यूज को, कैसे यूज होगा, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जैसे एक मूवी बनती है तो मूवी बनने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे जाते हैं, राइट। तो ये डिसाइड करता है कौन, जिसने मूवी बनाई है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन, बेनिफिट्स वगैरह को लेके जिसने भी क्रिएशन किया एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ये सब बेनिफिट आप कंट्रोल कर सकते हो, असाइन कर सकते हो राइट्स कि हाँ आप ऐसा करोगे, राइट। सो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर बात हुई। चलिए, सो कितने टाइप के आईपीआर है, मेनली जो है ये 5, और यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आपके कि भाई ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इससे तो आ चुका है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट। तो चांसेस है कि भाई हो सकता है इस बार कोई और आईपीआर आ जाए, है ना, क्योंकि आप लोग फोकस मेनली कोर सब्जेक्ट में तो करते ही हो क्योंकि डिटेल में पढ़ते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज मिसलेनियस लॉज जहां से क्वेश्चन बने या बनने के चांसेस है, तो एटलीस्ट हमें वो करके जाने चाहिए, राइट। सो एंड लास्टली आपका ट्रेड सीक्रेट। ओके, चलिए वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले ट्रेडमार्क।
तो पहले तो बात करते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क मतलब क्या? अच्छा, जनरली पहले चलो समझ लेते हैं। जैसे कि आपने ये, आपको एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पर, राइट? ये आपने, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैकडी में कभी हमने बर्गर ना खाया हो, है ना? वो जो साइन आप देखते हो, राइट, क्या उसका ट्रेडमार्क लिया होगा? क्या हो कि लेट्स से एक और ब्रांड आती है, राइट, और आप सोचते हो कि यार मैं भी मैकडोनल्ड जैसा बिजनेस करूं क्यों ना, और आपने सोचा कि नाम भी सेम रख दूंगा तो लोगों को लगेगा कि उसी का कुछ रिलेशन में है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर मैकडोनल्ड जो है, दे कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट देम कि भाई ये हमारा ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत उसमें आपने स्पेलिंग में लेट्स से लास्ट में ऐसे आपने जेड लगा दिया, राइट, या मैकडी के बीच में कुछ और इधर उधर कर दिया कुछ वर्ड्स, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे कैन स्टिल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू कि भाई उन्होंने ट्रेडमार्क का वायलेशन किया है। कोई टैगलाइन आपने ले ली, राइट? तो इस तरीके से आपका जो है यहां पर ट्रेडमार्क के केसेस होते हैं। सो ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क कोई साइन, कोई सिंबल, कोई वर्ड जो हेल्प करता है कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने में एंड डिस्टिंग्विश करने में गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन कंपनी फ्रॉम अनदर। क्या हमें पता है कि हाँ, जो एप्पल की कंपनी है वो फोन बनाती है, और जो मैकडी है ये बर्गर पैटीज वगैरह ये देते हैं, राइट? क्या हमें पता है मर्सिडीज बेंज जो है ये कार बनाती है, गूगल एक प्लेटफॉर्म है, आईटीसी, कोलगेट, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, दो कंपनी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टाटा बाटा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बाटा शूज बनाता है, राइट? तो इस तरीके से जो है आपका, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक कंपनी के गुड्स दूसरी कंपनी से। बट जब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जब लाइकलीनेस ऑफ कंफ्यूजन आ जाती है कि शायद वो कंफ्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से एक कंपनी है नाइकी, और नाइकी के सामने एक और कंपनी बना दी नाइकी, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस स्पेलिंग में चेंज है, एंड लेट्स से इसको लेकर इन्होंने ये बेचना शुरू करते हैं। सो क्या नाइकी वाले यहाँ पर ट्रेडमार्क के लिए केस कर सकते हैं? बट ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि साउंड सिमिलर कर रहा है। ट्रेडमार्क सिर्फ इसी से डील नहीं करता कि आपका नाम साउंड सिमिलर कर रहा हो, राइट? इवन कॉम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट्स जो है हो गए, या कलरिंग स्कीम जो हो गई, इसका भी ट्रेडमार्क के अंदर ही हम बेसिकली कवर करते हैं, राइट? सो आई होप एक आइडिया लगा ट्रेडमार्क क्या है। आइए कुछ पॉइंट्स और कवर करते हैं। सो पहला पॉइंट है, अनऑथराइज यूज अगर कोई करेगा, आइडेंटिकल ऐसे सिमिलर वगैरह या डिसेप्टिवली सिमिलर, जहां पर आप डिसीव हो सकते हो, आप धोखा खा सकते हो कि क्या ये नाइकी है, राइट? क्योंकि स्पेलिंग तो सेम लग रही है ना, प्यूमा पोमा, राइट? इस तरीके से साइन सिंबल अगर कोई यूज करता है ना, आपने देखा होगा मार्केट में काफी फर्स्ट कॉपी चल रहे हैं। तो अगर नाइकी को पता चले कि हमारा फर्स्ट कॉपी कोई और बना के बेच रहा है, कैन दे फाइल अ सूट अगेंस्ट देम? ऑब्वियसली दे कैन, कि भाई आप कैसे, हम हमारा है ना ये, तो हम बेच सकते हैं नाइकी का। आप फर्स्ट कॉपी का मतलब क्या, ओरिजिनल नहीं है बट सब कुछ नाइकी का साइन वाइन सब कुछ लगा हुआ है। सो ये आपका ट्रेडमार्क, और केसेस होते हैं, आपने शायद ना सुना हो बट होते हैं। चलिए, सेकंड जो है, पीरियड कितना है भाई? ट्रेडमार्क जो है 10 साल के लिए, आपको, आप अगर फाइल करोगे आज तो आज से 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। हाँ, बट इसको आप फर्दर भी रिन्यू करा सकते हो, हर 10 साल के बाद 10 साल एक फीस देनी होती है, एक प्रोसेस होती है, एंड आप रजिस्टर को करा सकते हो। थर्ड, रजिस्ट्रेशन जो है ट्रेडमार्क का इज नॉट कंपलसरी, बट एक प्राइमा फेसी एविडेंस है वैलिडिटी के लिए। अब जब केस किया जाएगा, जब आप केस लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने वॉयलेशन किया, वही एग्जाम्पल नाइकी नाइकी, है ना, स्पेलिंग में बस डिफरेंस है। अब नाइकी वालों ने केस किया कि भाई ये इस तरीके से जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, और ऐसा कर रहे हैं, तो यहां पर क्योंकि इनके पास ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है, तो ये एक एविडेंस की तौर पे, एक प्राइमा फेसी एविडेंस है कि हाँ, रजिस्ट्रार के बुक में तो दिख रहा है क्लियरली कि नाइकी वालों ने ट्रेडमार्क ले रखा है और इन के पास ट्रेडमार्क नहीं है। तो ये ऐसा नहीं केस ही जीत जाएंगे, बट एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट इट इज क्लियरली विजिबल, राइट? सो ये आपका एक तरीके से क्या करता है, कंपलसरी नहीं है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन लेना, याद रखिएगा, बट एज अ एविडेंस ये काम आएगा कोर्ट में। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा, जनरली आपको पता होगा जो सिविल केसेस होते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ के ऊपर होता है। प्लेंटिफ इज द पर्सन हु इज फाइलिंग अ सूट एंड डिफेंडेंट इज द पर्सन हु इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। तो प्लेंटिफ यहां पर जब बोलता है कि भाई इन्होंने ऐसे शूज बेचे हैं कॉपी वाले हमारे, कंप्लीट लेट्स से इमिटेट किया है, नकल किया है जॉर्डन को, इसको, एयर को, ये सब, तो यहां पर जब ये क्लेम करेंगे नाइकी वाले, राइट, तो यहां पर पहले तो इनको प्रूफ करना होगा। एंड जब ये अपने एलिगेशन बता देंगे कि भाई ये है और ये एविडेंसेस हैं, अब बारी आती है
दूसरा जो नाइकी जो फर्जी ब्रांड है कि भाई वो अब बताए कि यार हम एग्जम्पशन में आ रहे हैं या कहीं कुछ और आ रहे हैं या हमने ऐसा नहीं किया, फ्री जो भी है यूज वगैरह वगैरह वगैरह, तो उस तरीके से फिर इनको अपना डिफेंस में बतानी रहेगा। सो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा स्टार्टिंग में प्लेंटिफ के ऊपर होता है, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ लॉ में क्लियरली इन्होंने बोल दिया गया हो। कहीं कहीं पर बोला है क्लियरली लॉ ने कि वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है। अगर आपको याद आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में जो हम अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं, तो प्रिजम्पशन जो है किसके ऊपर होता है, जो डोमिनेटिंग पार्टी होती है, विच इज डिफेंडेंट। ध्यान रखिएगा, याद आया हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि हाँ सर याद है ये कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब रेमेडीज की बात करें तो भाई आपको सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही रेमेडीज मिलने वाली हैं आईपीआर के अंदर। अब सिविल में कौन कौन सी, सिविल में जैसे कि इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन जब कोर्ट स्टॉप कर देता है, फॉर एग्जांपल नाइकी भी वही धड़ाधड़ प्रोडक्शन किया जा रहा है, जब नाइकी वालों ने केस लगाया अगेंस्ट ये आपका जो कि ये इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन हार्म होगी, डैमेज होगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर जो है इनको कोर्ट इंजंक्शन, नाइकी बोलेगी कि पहले तो इनको बोलो कि ये प्रोडक्शन बंद करें, मैन्युफैक्चरिंग बंद करें, तो कोर्ट जो ऑर्डर देता है स्टॉप करने के लिए, भाई रुक जाओ बनाओ मत, ये इसे इंजंक्शन कहते हैं, राइट। तो ये आपका इंजंक्शन है। दूसरा डैमेजेस, भाई जो डैमेजेस हुआ है उसके लिए आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हो कि क्योंकि मार्केट में उन्होंने ये बेचा तो हमारी इतनी सेल नहीं हुई है। हाँ ऑब्वियसली यू हैव टू गिव एविडेंस, बट फिर आप कॉम्पनसेशन आपको मिल जाएगा। देन और भी होता है, एक अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स भी होता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है बट फिर भी सुन लो क्योंकि कई बार ऐसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं। अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स बात करता है कि भाई अब इन्होंने जितना बेचा, जो ये आपका ये वाला जो नाइकी है ना, सेकंड वाला, इन्होंने जितना बेचा होगा उसका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया होगा वो इनको जो ओरिजिनल ब्रांड है उसको देना पड़ेगा। अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो इंजंक्शन, डैमेजेस, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, इवन डिस्ट्रक्शन, या तो पूरा जो बने हुए हैं, अब जो बन गए हैं, लेट्स से 1000 शूज के पीसेस ऑलरेडी उनके पास रखे हुए हैं, तो क्या होगा अगर नाइकी जो ओरिजिनल ब्रांड है वो केस जीतती है, तो वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, डैमेज कर दिए जाएंगे, खराब कर दिए जाएंगे, राइट। तो ये कुछ रेमेडीज हैं। क्रिमिनल रेमेडीज तो फिर वही है, इम्प्रिजनमेंट फाइन, तो 6 महीने से लेके 3 साल तक की सजा और 20,000 से लेके 50,000 तक रुपए का यहाँ पर जुर्माने की बात कही गई है। ऑलराइट, सो ट्रेडमार्क जो है ये आपका 1999 का जो एक्ट है वो गवर्न करता है, रिसेंटली 2010 में इसमें अमेंडमेंट हुए थे। अब बात आती है कि भाई जो जेनरिक टर्म्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट हमने कवर किए हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, सारे, मोस्टली। ओके, सो कैन बी रिजेक्टेड इफ जेनरिक और इफ हर्ट्स रिलीजियस सेंटिमेंट। जेनरिक मतलब होता है जनरली हम यूज करते हैं, जैसे हम पेन को पेन बोलते हैं, बॉटल को बॉटल बोलेंगे, शूज को शूज बोलेंगे। अब अगर मैं एक कंपनी डालूं और मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ शूज, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं शूज को ही कॉपीराइट करना चाहता हूँ, सॉरी ट्रेडमार्क लेना चाहता हूँ, या मैं कोई पर्टिकुलर चीज को लेकर जिसको जनरली सॉल्ट, सॉल्ट नाम ही मैं ट्रेडमार्क कराना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? बट ऑब्वियसली नो। तो जेनरिक टर्म्स को लेकर नहीं मिलेगा। सो दूसरी बात करें कि क्या रिलीजियस सेंटिमेंट्स वाला अगर आपने ऐसा कुछ लिया है कि आपने कोई अपने लोगो में आपने कहीं भगवान की कोई फोटो बना रखी है एंड वो कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, तो फिर वो भी आपका आपको नहीं मिलेगा ट्रेडमार्क। तो ये ट्रेडमार्क्स नहीं मिलते हैं। अब बात आ रही है जो वेल नोन ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भाई वाइडली उसकी रीच है, रेपुटेशन है, गुडविल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हल्दीराम, सब जानते हैं हल्दीराम को, है ना, नमकीन बन रहा है, सब कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो एक वाइडली नोन ब्रांड है, बट इसने ट्रेडमार्क नहीं लिया है, इसने अपने नाम का ट्रेडमार्क नहीं कराया है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या तब भी इसको बेनिफिट मिलेगा, क्या तब भी इसको प्रोटेक्शन मिलेगा? लॉ बोलता है यस मिलेगा, भले ही से रजिस्टर्ड नहीं है। और मैंने हमने स्टार्टिंग की अभी जो इसके पहले वाली स्लाइड थी वहां भी देखा था कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर ट्रेडमार्क। अगर आप रजिस्टर नहीं भी करते हो बट स्टिल यू विल गेट द बेनिफिट। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ क्या है? ये एक लीगल एक्शन लिया जाता है स्टॉप करने के लिए, किसी को मिसरिप्रेजेंट ना करे उनके गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि मानो वो वो नाइकी, नाइकी वाला एग्जांपल याद है, तो ओरिजिनल ब्रांड जो बना रही है उसी का लेट्स से कॉपी वर्जन आया नाइकी, और ये ऐसे शूज बना रहे हैं सिमिलर टू नाइकी कि भाई उनको ये लगे कि ये नाइकी के ही शूज हैं, ओरिजिनल वाली ब्रांड के ही शूज हैं, जबकि है नहीं। तो ये पासिंग ऑफ का एक्शन जो ओरिजिनल ब्रांड है वो लेके आ सकता है अगेंस्ट जो भी ऐसे फॉल्स या वो आ रहे हैं, है ना। तो ये आपका पासिंग ऑफ है। यहां पर आपको कुछ चीजें प्रूव करनी होती हैं। क्या क्या? पासिंग ऑफ के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आपकी मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है। गुडविल मतलब जो इतने सालों तक काम करके जो आपने कमाई होगी, राइट, जो बिल्ड की होगी वो। देन
यहाँ पर मिसप्रेजेंटेशन, लोगों को जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो आपके कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर चांसेस है कंफ्यूजन होने के, तो भी आ जाता है। इवन लाइकली वाला पॉइंट भी आएगा, इवन चांसेस है कि कंफ्यूज हो सकते हैं तो भी आएगा। एंड बिकॉज ऑफ विच यू हैव सफर्ड डैमेज, तो फिर यहां पर आपको पासिंग ऑफ का एक्शन बिल्कुल मिल जाता है, इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, देखो बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं मिसलेनियस ना, यहां पर अगर एक बार पढ़ लिया, नोन है, चीजें आती हैं, पैसेज आया, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यार अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है। बहुत इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। राइट, सो वेल नोन ट्रेडमार्क्स वाइडली रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक दैट इवन रजिस्ट्रेशन इज नॉट needed. I hope this is clear to you. A right over registered trademark is not absolute but subject to rights of prior user for passing off. Let's say प्यूमा एक ब्रांड है। अब प्यूमा जो है शूज बना रही है 2010 से, बट इन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया। 2015 में एक और कोई प्यूमा ऐसे करके अपनी कंपनी डालता है एंड वो ट्रेडमार्क ले लेता है। बट स्टिल यहां पर जो प्यूमा 2010 से काम कर रही है, इसको अगर ऐसा कुछ ट्रेडमार्क लेने की कोशिश की लिया, तब भी इनने अगर केस किया तो इनके क्लेम को माना जाएगा, बिकॉज अ राइट ओवर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप कॉन्ट्री प्रूव कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू राइट्स ऑफ प्रायर यूजर। कौन है प्रायर यूजर? 2010 से प्यूमा काम कर रहा है और ये तो अभी नया नया मार्केट में आया और उसको पता चला ट्रेडमार्क नहीं है, ले लिया। राइट, so subject to rights of prior user for passing off. Next, criminal liability as well as civil, ये बात कर चुके हैं तो वापस से रिपीट नहीं करेंगे। सिमिलर ही आपकी जो भी रेमेडीज हैं वो चलती हैं ऑलमोस्ट। चलिए नेक्स्ट, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट जैसे एक मूवी बनती है ना, मूवी बनती है तो किसी ने स्क्रिप्ट लिखी होगी, फिर उसमें किसी ने गाना गाया होगा, गाना गाया किसी ने, लिखा किसी ने, म्यूजिक किसी ने कंपोज किया, ये सारे जो राइट्स हैं कॉपीराइट्स के अंदर आते हैं। ड्रामेटिक हो गया, लिटरेरी हो गया, है ना, जो नॉवेल्स आप देखते हो पढ़ते हो, इन सब के लिए कॉपीराइट आता है। आइए देखते हैं। सो कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। सिर्फ आइडिया नहीं, नॉट मियरली आइडिया बट एक्सप्रेशन, कि आपने सोचा कि यार गाने ऐसा बनाऊंगा, राइट, कि कोई पर्टिकुलर लाइन आपके मन में आई, उससे काम नहीं चलेगा। उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा कि आपने एक्चुअली रिकॉर्ड किया, आपने उसको पब्लिश, तो ये आपका होना चाहिए। राइट, ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन लिटरेरी हो, आर्टिस्टिक हो, कोई पेंटिंग वगैरह बना दी, पिकासो ने पेंटिंग बनाई, कॉपीराइट। देन म्यूजिकल हो, ड्रामेटिक वर्क्स हो गए, है ना, ड्रामा रामा लिखा आपने, शेक्सपियर के कितने सारे हैं, या गिविंग द क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट देता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपने काम को कम्युनिकेट करने के लिए। और कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है इससे डील करता है। यू कैन इवन मेक नोट्स, राइट, इससे कि एटलीस्ट बाद में रिवीजन कर पाओ। सो ओनरशिप राइट्स ऑफ ऑथर्स एंड आर्टिस्ट ओवर देयर क्रिएटिव वर्क्स, जो भी इन्होंने क्रिएटिव सोचा समझा, उसको एग्जीक्यूट किया, बनाया, अब आपका उस पर राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है। एंड नाउ यू विल डिसाइड कि किसको देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ चलेगी, कहाँ नहीं चलेगी, स्पॉटिफाई पे चलेगा, रॉयल्टी, गाना वाना, जो भी डील आपकी होती है, एग्रीमेंट, वो सब मिलेगा। सो सेफ गार्ड एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया रेदर देन आइडिया। सिर्फ आइडिया सोचने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्सप्रेशन को सेफ गार्ड यहां पर किया जाएगा। इकोनॉमिक एंड मोरल राइट्स, इसके बारे में अभी बस थोड़ी देर में अगली स्लाइड में ही बात करेंगे। मनी रिलेटेड इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, मोरल राइट्स पैटर्निटी इंटीग्रिटी को लेकर बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे इसको। अब कितने समय के लिए, तो हमने देखा इसके पहले आपका ट्रेडमार्क 10 साल के लिए था। यहां पर ऑथर जब तक जिंदा है, राइट, टाइगर नहीं, ऑथर, तो लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। अगर ऑथर की डेथ हो जाती है तो इवन उसके लीगल एयर्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगले 60 सालों तक, अगले 60 ईयर्स तक। राइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट है, कई बार ये इस पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके, लाइफ टाइम और 60 ईयर्स को लेके। एंड फेयर यूज जो है अलाउड है, फेयर यूज हर चीज का अलाउड होता है। हाँ, फेयर यूज का मतलब क्या है भाई? लिमिटेड यूज। ऐसा नहीं कि एक बुक, अब मैं आपको पढ़ाने आया तो मैंने बुक के 2 पन्ने किसी बुक के कॉपी करा के आपको दे दिए या बता दिया, वो चलेगा। पूरी की पूरी बुक कॉपी करा के कमर्शियलाइज करा रहा हूं और उससे मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, वो नहीं चलेगा। तो यहां पर फेयर यूज, लिमिटेड यूज होना चाहिए ऑफ कॉपीराइटेड वर्क। हाँ, बिना परमिशन के आप लिमिट यूज कर सकते हो, आप पर्सनल यूज कर सकते हो, फेयर यूज कर सकते हो। तो यहां पर कई बार अटकाता है सेक्शन 52 डाल के, है ना, ध्यान रखिएगा। फेयर यूज में क्रिटिसिज्म हो गया, है ना, जो क्रिटिक्स होते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, ये सब आपका कहीं ना कहीं फेयर यूज में चला जाता है। राइट, गवर्नमेंट को लेकर ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी फेयर यूज में कवर होती हैं। इवन अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल यूट्यूब है इसका, यूट्यूब पे आप कोई गाना उठा के डाल दो, कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाती है, 3 स्ट्राइक के बाद चैनल ही हट जाएगा। इवन अगर चल भी रहा है ना, तो वीडियो आपके उस पर चल रहा है,
पैसा उसी को जाएगा जो एक्चुअली उसका ऑथर है, जो एक्चुअली उसका सिंगर है, जो भी हुआ है जिस तरीके से, राइट। सो ये कॉपीराइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉपीराइट। अब यहाँ पर जो आर्टिस्टिक वर्क है, मतलब पिकासो की पेंटिंग आर्टिस्टिक वर्क हो गया। सिनेमेटोग्राफ फिल्म, भाई शोले, शोले मूवी सभी ने देखी होगी, वीरू, जय, बसंती, मौसी, राइट। सो यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी कॉपीराइट है। अच्छा, कोई भी टीवी पे आप देखते हो, राइट। जैसे एक हमारे सेटमैक्स की एक बहुत ही फेमस मूवी है, सेटमैक्स अभी पता नहीं किस पर आ रही है, बहुत टाइम हो गया। आप बताइएगा कौन सी मूवी है, अमिताभ बच्चन की है, जो कि सदाबहार एवरग्रीन है ना, कोई भी फंक्शन फैमिली कुछ चल रहा हो, दिवाली ये वो मूवी आई जाती है। मुझे कमेंट्स में बताया ना कौन सी मूवी है वो, राइट। सो अगर वो मूवी वहां उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, साइन किए गए राइट्स कि हाँ आप यूज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दिए गए हैं, तो कोई और चैनल चलाएगा तो वॉयलेशन होगा, इन्फ्रिंजमेंट होगा। चलिए आगे। म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग है ना, गाना ए आर रहमान ने कोई सॉन्ग बनाया करा तो वो सब म्यूजिकल में आ जाएगा। लिटरेरी वर्क्स, हैरी पॉटर की बुक, कमेंट करके बताना हैरी पॉटर की बुक किसने लिखी है, एंड आई नो सभी ने देखी तो होगी, बट ऑथर कौन है, राइट। सो वो भी आपका लिटरेरी वर्क में चला जाएगा। एंड ड्रामेटिक वर्क में जो स्क्रिप्ट्स हो गई आपकी, रोमियो जूलियट वाला, ये सब जो है ये आपके ड्रामेटिक वर्क। तो इन चीजों को लेकर कॉपीराइट मिलता है। आई होप एक आइडिया लगाओ। ओके। सो इकोनॉमिक राइट मतलब ये सिर्फ मनी रिलेटेड राइट्स है। इकोनॉमिक राइट्स मतलब क्या होता है कि भाई राइट्स ऑफ डेरिवेटिव वर्क्स टू क्रिएट अडेप्टेशन और वर्जन ऑफ योर वर्क। अब जब ये पैसेज में पढ़ते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि यार ये क्या है। तो बात सिंपल सी है। अगर मान के चलो चेतन भगत ने एक बुक लिखी, अभी कोई वो आई थी ना मूवी चेतन भगत की नॉवल पर, कि टू स्टेट्स हाफ स्टेट, ऐसा कुछ तो था वो, पता नहीं, टू स्टेट्स करके थी शायद, राइट। वो बुक भी थी और उसमें बना था, और एक हाफ गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ करके, राइट। सो उन्होंने नॉवल लिखी, फिर क्या इन्होंने बिना पूछे इससे मूवी बना दी होगी? नहीं, इन्होंने वो राइट्स परचेज किए होंगे कि भाई हम आपकी मूवी पे, हम आपकी नोवेल पे मूवी बनाना चाहते हैं। सो डेरिवेटिव वर्क, राइट, अडेप्टेशन। आप चाह रहे हो कि भाई आपकी बुक अभी हिंदी में बहुत फेमस हुई है या इंग्लिश में फेमस हुई है, एंड यू वांट कि ये बाहर भी जाए, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो, मराठी, कन्नड़, सारी लैंग्वेजेस में जाए, तेलुगु, तो उसके लिए अडेप्टेशन वर्क्स वगैरह यहाँ पर ये सब हम डील करते हैं। आप जो वर्जन है अपने काम का अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए राइट्स असाइन किए जाते हैं जो भी ऑथर है उससे। पब्लिकली परफॉर्म करने का राइट है आपको, राइट। अगर आपने किसी और को अगर दिया है, असाइन किया है, तो वो भी कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता, इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। रॉयल्टी वगैरह जो भी आपकी डील हुई है ना, जनरली फ्रेंचाइजी मॉडल्स जो होते हैं, मैकडी के बहुत सारे इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, कई फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं ऑलमोस्ट, तो वहां पर रॉयल्टी जाती है प्रोडक्ट्स पे, या एक बेसिकली मतलब एक रॉयल्टी तो जाती है, प्रोडक्ट्स पर भी कमाते हैं, राइट। एक फीस तो होती होती है, और एक रॉयल्टी जो वो लेते हैं, वो तो वो लेते ही लेते हैं, कितना परसेंट जो भी रहता होगा, जो भी डील होती है अकॉर्डिंगली। देन मोरल राइट्स क्या है? अगर एक ऑथर सेल करता है या ट्रांसफर करता है उनके कॉपीराइट को, दे स्टिल रिटेन सम पर्सनल राइट ओवर द वर्क। आपने बेच दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई लेना देना नहीं है और आपका नाम ही हटा के खुद का नाम लगा लूं मैं, नहीं हो सकता। नाम तो आप ही का जाएगा। तो मोरल राइट्स में आपके पर्सनल राइट्स होते हैं, जैसे कि पेटर्निटी। पेटर्निटी क्या बोलता है? राइट टू बी रिकॉग्नाइज एज द ऑथर क्रिएटर। इस काम को मैंने किया है, ये तो मेरा नाम ही चलेगा। दूसरा, इंटीग्रिटी, कि भाई आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो अगर आपके काम को आपने किसी को असाइन किया है, दिया है, अगर कोई डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन, मॉडिफिकेशन कर रहा है उस काम का, हार्म कर रहा है ऑथर के ऑनर को या उसकी रेपुटेशन को, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, भले ही से आपने राइट्स क्यों ना दिए हो। ऑलराइट। सो राइट ऑफ डेरिवेटिव वर्क ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मेक अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन कराना, राइट टू पब्लिकली परफॉर्म, राइट टू फॉलो। ऑथर और आर्टिस्ट जो कहें क्लेम कर सकते हैं, अगर कहीं पर उन्होंने किसी को असाइन किया है, तो जो भी सेल्स वेल्स में हम जो पैसा वगैरह बनता है उसको हम क्लेम कर सकते हैं, राइट टू फॉलो। एंड पैटर्निटी जो है ऑथरशिप क्लेम करना अपने काम के लिए। ऑलराइट गाइस, आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पेटेंट की बात करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? पेटेंट क्या होता है ना, ये 1970 का एक्ट है जो गवर्न करता है। पेटेंट जो है ये राइट है जो ग्रांट किया जाता है इन्वेंटर्स को एक नए, एक इन्वेंटिव, एक यूजफुल प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों के लिए मिलता है। मैंने पहली बार वॉशिंग मशीन बनाई, आज के पहले जिंदगी में लेट्स से वॉशिंग मशीन है ही नहीं, किसी पर्सन ने वॉशिंग मशीन बनाई, तो वॉशिंग मशीन बनाना वो कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो तो है ही है, पेटेंट उस पर हो ही सकता है इफ इट इज इन्वेंटिव, समथिंग न्यू, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है तो। बट एट द सेम टाइम उसकी जो प्रोसेस है बनाने की, वो भी पेटेंट हो सकती है, अगर वो भी अगेन नई और ये सब चीजें हैं, मतलब ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो इंक्लूड्स प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोसेस। होल्डर पब्लिश करता है टेक्निकल डिटेल्स अबाउट द इन्वेंशन इन द पेटेंट डॉक्यूमेंट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। अच्छा, अब अगर मैं वॉशिंग मशीन को लेकर चाहता हूं कि इसका मुझे पेटेंट मिल जाए, लैपटॉप को लेकर मुझे पेटेंट मिल जाए,
पेटेंट का टर्म है 20 साल। 20 साल के लिए आपको पेटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद ओपन टू पब्लिक हो जाता है, राइट, ओपन टू पब्लिक हो जाता है। अब अगर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि मुझे इस चीज के लिए पेटेंट चाहिए, तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये कैसे बना, क्या क्या नहीं, सब बताना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट कह लो आप इस चीज की कि हाँ, ऑब्वियसली बात है 20 साल बाद, 20 साल तक तो मैं ही बेच सकता हूँ, मैं ही राइट से सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगा। उसके बाद हर कोई। ओके, सो यहाँ पर आपका होल्डर को पब्लिश करनी पड़ती है डिटेल्स वगैरह। टेन्योर जो है 20 साल है फ्रॉम द डेट एप्लीकेशन फाइल किया गया पर्सन के द्वारा। एंड एवरग्रीनिंग अलाउड नहीं है। अब एवरग्रीनिंग क्या है, कई बार ऐसे पैसे जाते हैं यहाँ पर एवरग्रीनिंग को लिखा होता है, समझ में आता नहीं है। एवरग्रीनिंग होता है, अब मेरे पास लेट्स से वॉशिंग मशीन है। अब मैंने क्या किया वॉशिंग मशीन में कि कुछ अलग एक थोड़ा बहुत कोई फीचर ऐड किया और बोल दिया नया, फिर पेटेंट ले लूं, फिर कुछ नया कर दूं, फिर पेटेंट ले लूं, है ना। पानी नीचे से निकलने की बजाय ऊपर से निकल के गिरेगा, पेटेंट दे दो भाई। तो ऐसे करके करके तो भाई कोई वॉशिंग मशीन का पेटेंट मेरे पास ही रह जाएगा। तो इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग, बोलते हैं ना सदाबहार, सदाबहार चल रहा है, वो नहीं चलेगा। एक्चुअली में कुछ है तो ठीक, अदरवाइज आप बस ये छोटा मोटा कुछ भी मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन करके एवरग्रीनिंग नहीं करा सकते, ये अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन बाय इंडियन पेरेंट ऑफिस जस्टिफाई ऑब्जेक्शन। तो ये जब भी आप पेटेंट लगाते हो तो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिलता है लोगों को कि भाई किसी को कुछ ऑब्जेक्ट करना है तो कर लो, अदरवाइज हम इनको पेटेंट दे देंगे। तो ये बात है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो क्राइटेरिया क्या है, पेटेंट कब मिलता है, तो यहाँ पर आपका नोवेल मतलब शुड बी समथिंग न्यू, कुछ नया होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले से ही लोगों को पता था, ठीक है, पहले से कुछ लोगों के घर में टीवी है, आपने टीवी बनाया, बोले कि अब मैंने 20 साल से लगा हूं, पता चला 5 साल पहले आप 20 साल घर में ही रहे, 5 साल पहले किसी ने टीवी लॉन्च कर दिए, नहीं मिलेगा, राइट। तो नया होना चाहिए। एंड नॉन ऑब्वियस मतलब बहुत ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, राइट। बहुत ऑब्वियस मतलब कि लेट्स से मैंने एक कोई ड्रग को लेकर या कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग लेट्स से पेटेंट कराया, है ना, या प्रोसेस पेटेंट कराई। अब ड्रग पेटेंट कराया, लेट्स से वो टैबलेट फॉर्म में था, फिर उसको कैप्सूल फॉर्म में कर दिया, इतना सा चेंज कर दिया, दैट इज वेरी ऑब्वियस, है ना। तो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कि भाई वो यूजफुल भी तो हो, आपने बना तो दी चीज, काम किसके आ रही है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे कि सोलर पैनल बनाया कि भाई 30% इससे बिजली और इसमें फायदा होगा, तो वहां पर उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। और आप ऐसी कोई चीज बना के बैठ जाओ इसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो फिर उसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। एग्जाम्शन, जब एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए जो है यहाँ पर आपको एग्जाम्शन मिल जाता है। देन प्रायर यूज, आप पहले से यूज कर रहे हो उस चीज को और कंपनी ने अभी वो कराया है, चलेगा, आप बिल्कुल कर सकते हो। एंड थर्ड, कंपलसरी लाइसेंसिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे लेट्स से एक कंपनी ने ले लिया पेटेंट कि भाई ये ड्रग्स हमने बनाया कोविड 19 वैक्सीन। अब देखा जा रहा है कि करोड़ों लोगों को वो वैक्सीन चाहिए, बनाने वाले आप बना रहे हो हर दिन हजार, चाहिए लाखों में। तो यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करके किसी और को भी कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास तो है ही सही। तो बिल्कुल दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ी है और आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो। कंपलसरी लाइसेंसिंग, रेमेडीज वही डैमेजेस, इंजंक्शन एंड रॉयल्टी, ठीक है, ये तो होता ही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ वाला है ये जीआई टैग को लेके बात करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग आइडेंटिफाई करता है एक प्रोडक्ट एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस, जहां पर उसकी क्वालिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, एसेंशियली बिकॉज लोकेशन के चलते वहां पर। और इसको एक्ट जो गवर्न करता है वो है जीआई एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो जैसे कि हम बोलते हैं कश्मीर के सेब हो गए, है ना, वो उस टेम्परेचर में ही बन पाएंगे, उस तरीके से क्वालिटी। बनारसी आपका जैसे अलग अलग चीजें होती है, जैसे कोल्हापुरी चप्पल हो गई, है ना, कहीं का कुछ और पर्टिकुलर फेमस कुछ है, तो वो उनके लिए जीआई टैग मिलता है, राइट। सो प्रोडक्ट जो ओरिजिनेट होता है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन से, एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो, एटलीस्ट वन ऑफ द एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, है ना, कोई पर्टिकुलर लोकेशन से हो रही हो, राइट। तो उस पर आपका जीआई टैग, क्योंकि जीआई टैग किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, कम्युनिटी को मिलता है, एक पूरी पूरी कम्युनिटी को मिलता है। जीआई को लेना है क्वालिटी आपके वहां पर, प्लेस कोई पर्टिकुलर, एंड ट्रेडिशन। तो ये कुछ चीजें देखी जाती हैं, उसके चलते फिर जीआई मिलता है। कांट बी लाइसेंस सोल्ड असाइन, क्योंकि किसी पर्टिकुलर को नहीं है तो इसको लाइसेंस नहीं किया सकता, बेचा नहीं जा सकता, असाइन नहीं किया सकता, क्योंकि लोकेशन की बात है, आपकी लोकेशन से ही बनेगा वो, राइट। तभी वो ऑथेंटिक बनारसी साड़ी और ये सब उसको कहा जाएगा। और टाइम पीरियड इसका 10 साल है। हाँ, रिन्यू आप इसको करा सकते हो, जैसे कि दार्जिलिंग टी हो गया, राइट।
तो जाना जाती है अपने उस अरोमा और टेस्ट के लिए, तो वो उसी टेम्परेचर उसी माहौल में बनेगा, वहीं उस एरिया उस लोकेशन में, तो ही उसकी वैल्यू है। देन बनारसी साड़ी, अल्फोंसो मैंगो हाफुज आम कहते हैं, राइट, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, राइट, एंड मैसूर सैंडलवुड, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं जीआई टैग को लेकर। देन लास्टली गाइस ट्रेड सीक्रेट को लेकर बात करते हैं। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट ये वो सीक्रेट है, एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है एक बिजनेस को लेकर, जहां पर एक कंपनी एक एज मिलता है, कॉम्पिटिटिव एज मिलता है ओवर द कॉम्पिटिटर्स, एंड इज नॉट जनरली नोन टू द पब्लिक। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, कोका कोला बनाने की रेसिपी किसी को पता है क्या? तो बेसिकली ऐसी जो ये रेसिपी, आई थिंक मैगी मसाला और ये सब जो इनको बनाने की रेसिपी, ऐसा कुछ अलग से एक्ट जो है इसको गवर्न नहीं करता है। इसको ट्रेड सीक्रेट कहते हैं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन है, आपने बनाया, आपका तरीका है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज है, राइट। इसके लिए आप एनडीएस कराते हो, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कराते हो अपने एम्प्लॉइज के साथ कि भाई आप रिवील नहीं करोगे, करोगे तो हम आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। बस ये ट्रेड सीक्रेट का कॉन्सेप्ट है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कोका कोला का फॉर्मूला। इकोनॉमिक वैल्यू एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। रीजनेबल मेजर्स टू प्रोटेक्ट, लाइक एनडीएस, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यहाँ पर आप कर सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ट्रेड सीक्रेट को। एंड नो रजिस्ट्रेशन नीडेड, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कोई एक्ट ही गवर्न नहीं करता पहली बार। एंड इनडेफिनिट, भाई जब तक लोगों को नहीं पता है, indefinite duration, and protected as long as secrecy is maintained। जब तक secrecy maintained है, आपका ट्रेड सीक्रेट सीक्रेट रहेगा। अगर रिवील कर दिया, फिर वो कोई सीक्रेट नहीं है, राइट। सो आई होप ये क्लियर है। अब बात करें कन्वेंशन की, तो देखो कन्वेंशन में उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपका पेरिस कन्वेंशन 1883 में हुआ था, पेटेंट ट्रेडमार्क इंडस्ट्रियल डिजाइन को लेकर है। एक कंट्री में फाइल किया तो आपको राइट ऑफ प्रायोरिटी मिलती है कि अगले 12 महीने में आप दूसरे में भी कर सकते हो, सिंपल। बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट के लिए याद कर लो, बी फॉर बर्न कन्वेंशन, सी फॉर कॉपीराइट, है ना, सीक्वेंस में चल रहा है ए बी सी। कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल जाता है, लिटरली आपने कोई नॉवेल लिखी, गाना बनाया, ऑटोमेटिक मिल गया, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ट्रिप्स, ट्रिप्स बहुत ही फेमस है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है आईपी प्रोटेक्शन के लिए। पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट सारे की बात करता है। यहाँ पर आपका ये डब्ल्यूटीओ ट्रेड रूल्स के हिसाब से, डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड करता है। देन मैड्रिड, हेग उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने फिर भी मेंशन कर दिए हैं, एक बार आप रीड कर लेना। देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1967 में हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ये प्रमोट करता है ग्लोबल आईपी प्रोटेक्शन एंड कॉपरेशन। ये 1967 में आया था, ट्रिप्स 1995 में आया था। जब ये था फिर भी इतना रेगुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा था, तो मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया ट्रिप्स के चलते, एंड वो आपका चल रहा है। फंक्शन एडमिनिस्टर करता है ट्रीटीज जितनी भी आपकी जो हुई हैं। पीसीटी जो है ये भी एक पेटेंट के रिलेटेड है, राइट, आई थिंक 1970 में हुई थी, एक बार देख लेना। प्रोवाइड्स इंटरनेशनल फाइलिंग सिस्टम, पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइन को लेके, ऑफर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वगैरह ऑफर करता है यहाँ पर। ये जो भी कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, किसी कंट्री ने दे दिया, इन्होंने भी दे दिया, तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। सो गाइज ये कुछ, आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड ये तो हो गया हमारा आईपीआर का सेशन। ऐसे और भी मिसलिनियस लॉज आते रहेंगे, बस आपको ये करना है, आपको कमेंट करके बताना है आप कौन से मिसलिनियस लॉ के टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। क्या वो पॉक्सो है, क्या वो आपका आर्म्स एक्ट है, जो भी एक्ट है, यू जस्ट हैव टू कमेंट बिलो, एंड हम आपके लिए कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ऐसे और भी सेशन लाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।